हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 अप्रैल और हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे यहाँ पे, जो कि प्रीलिम एग्जाम में पूछे जाएंगे और मेंस के भी यहाँ पे आंसर को एनालाइज करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे ये दिख रहा है, दिल्ली शराब घोटाला। आपके जो सांसद है, आप जो पार्टी है, नेशनल पार्टी है, संजय सिंह को जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत और ईडी के विरोध में नहीं किया गया। ठीक है, कुल मिलाकर पूछेगा आप पार्टी से, आप जो है ना नेशनल पार्टी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेशनल पार्टी है, टोटल कितने हैं? 6 पार्टी है। कब बना था? 2012 में। स्टेट पीसीएस में क्या कर रहा है आजकल, जो ट्रेंड देखा गया क्वेश्चन का, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, जो न्यूज में रहता है, उसकी स्टैब्लिश ईयर देती है और बोलती है मैचिंग करके दिखाओ आप हमें। ठीक है, पहला फैक्ट याद रखिएगा। और दूसरा ईडी को लेकर, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है ना, फाइनेंस, जो राजस्व विभाग होता है, ठीक है, राजस्व विभाग जो होता है वित्त मंत्री का, उसके अंतर्गत ये काम करती है, उसके अधीन ये काम करती है, याद रखिएगा, ईडी। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। और यहाँ पे बात करेंगे, एक और कानून है यहाँ पे, पीएमएलए, ये भी न्यूज में बहुत है। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, ये कब बना था? 2002 में बना था। लागू कब हुआ था? 2005 को। डेट याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पक्का पूछ रहा है पीएमएलए से। ठीक है, और इसमें 2 बार संशोधन भी किया जा चुका है, 2009 में और 2012 में। देखिए, इसमें इतना इतना मतलब मजबूत प्रावधान है कि मान लीजिए किसी को पीएमएलए के तहत आरोप लगाया जाता है, तो उसको तब तक छोड़ा नहीं जाएगा या जमानत नहीं मिलेगा जब तक कि इसको निर्दोष साबित ना कर दे। तो समझ रहे ना, इसी को लेकर पूरा आर्टिकल दिया गया है। तो जो प्रीलिम में पूछा जाएगा, मैं आपको बता दिया वहाँ पे। आगे बढ़े यहाँ पे, तो देखिए, उत्तराखंड के ये है मुख्यमंत्री और ये हमारे प्रधानमंत्री है ना। तो यहाँ से क्या पूछेगा, यहाँ पे कॉमन सिविल कोड, आपने देखा था, कॉमन सिविल जो कोड है ना, लागू करने जा रहा है उत्तराखंड। यहाँ से जो है वहाँ के विधानसभा से पास हो गया है, उसको जल्द ही लागू किया जाएगा, लागू करने की तैयारियां की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको बता दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जो है डील करता है। और जो भी सिविल मैटर है उसमें एक कानून होगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, फौजदारी जो होता है ना, क्रिमिनल वाला, कोई भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर वो अपराध करता है तो एक ही कानून लागू होगा, एक ही प्रकार का कानून लागू होता है। ठीक है, सभी पे। लेकिन सिविल मैटर में अलग अलग हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे एकरूपता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, और ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, रामदेव जो है ना, आपको पता ही ना, पतंजलि जो प्रोडक्ट आपने यूज किया भी होगा, ठीक है, तो उसे जो है कोर्ट में भी हाजिर किया गया, माफीनामा मांगा था। क्यों मांगा था इन्होंने? क्योंकि जब कोविड का दौर चला था तो इन्होंने एक भ्रामक जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, बोल रहा था कि ये कोरोना से लड़ने के लिए सामर्थ्य है। ठीक है, तो इस तरह के इस पे आरोप लगे थे। तो हालांकि इसमें से मुझे कुछ महत्वपूर्ण नजर नहीं आया। आगे चलते हैं। देखिए, केजरीवाल जी को जो तिहाड़ जेल में रखा गया है, ठीक है, और जिस जेल में रखा गया उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर का टीम तैनात है, वहाँ पे सिक्योरिटी पूरा रखा गया है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है अभी दिल्ली के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, जुडिशियल कस्टडी, इनको जो है जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। जुडिशियल कस्टडी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है? जुडिशियल कस्टडी में पुलिस जो इंक्वायरी नहीं करेगी, पूछताछ नहीं करेगी, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन पुलिस कस्टडी में जो है पुलिस इंक्वायरी करती है ना। यही फर्क होता है, यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछा था। तो वो जो है ना, क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताया गया था कि जुडिशियल कस्टडी और आपका पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है, तो यही स्टेटमेंट दिया गया था, ध्यान रखिएगा। केजरीवाल ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो इनके बारे में सुन लीजिए। ये नॉर्मल राज्य में आप देखोगे, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, जितने भी राज्य, तमाम राज्य, वहाँ पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है ना, गवर्नर। लेकिन दिल्ली के मामले में यहाँ पे राष्ट्रपति करेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ के जो अन्य मंत्री भी हैं, ठीक है, दिल्ली के जो अन्य मंत्री हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये फैक्ट को याद रखना आपको। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 69, ये दिल्ली राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ। दिल्ली जो है ना कंप्लीट राज्य नहीं है, याद रखिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस जो सब्जेक्ट है ना वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, जो कि दिल्ली को नहीं दिया गया है। भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार, ये भी जो है राज्य का सब्जेक्ट होता है, लेकिन दिल्ली को नहीं दिया गया है। पब्लिक ऑर्डर जो सब्जेक्ट जो है ना राज्य का होता है, पब्लिक ऑर्डर, लेकिन इसको दिल्ली को नहीं दिया गया। तो इन 3 जो है मुद्दे को नहीं दिया गया, इस कारण से ये कंप्लीट राज्य नहीं है, याद रखिएगा। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होता है और आपका भी समय कीमती होता है और हमारा भी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर बस दिल्ली का ही न्यूज़ दिया गया है,
आइए एडिटोरियल में, यहाँ से मैं इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। ठीक है, सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे कोटेशन आया है, जो व्यक्ति सत्य के साथ जो है कर्तव्य परायणता में समर्पण भाव से लीन है, उसके मार्ग में बाधक होना कोई सरल कार्य नहीं है। मतलब जो सत्य की राह पे चलता है ना, तो उसमें उसके राह में मार्ग में बाधा आएगा, तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कोई सरल काम नहीं है, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन पूछता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है ना, एक फ्रीडम मतलब नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत ही उम्दा कार्य किया है। इनको जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को 1913 में क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है, गीतांजलि जो साहित्य उनके लिए मिला है। इन्होंने 2 संस्था बनाया था, विश्व भारती, और विश्व भारती एक और संस्था था जो कि एग्जाम में कई दफा पूछा जाता है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है, इनको जो है नाइटहुड का उपाधि दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, तो उन्होंने जो है ये पदक को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम। देखिए, कुल मिलाकर जो है ना, राष्ट्रीय सोलर मिशन, ये वनडे एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण हो गया। राष्ट्रीय सोलर मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2010 में, ये याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में पूछेगा, स्टेट पीसीएस पूछेगा, डेट जरूर पूछेगा। तो सोलर मिशन जो है यहाँ पे शुरुआत किया गया। देखिए अभी क्या हो रहा है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, जो ऊर्जा चुनौतियां है ना, जो सौर ऊर्जा चुनौती है, उसको कम करना। आपको बता दें, अभी भी हमारा जो ऊर्जा की जो मांग है ना, उसमें फॉसिल फ्यूल का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको कम करना है ना, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है ना। उसी को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पे सोलर जो है मिशन को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सोलर मिशन ये हो गया। एक और देखिए, नया फैक्ट क्यों है, सूर्योदय योजना शुरू किया गया। सूर्योदय पूछेगा कि सूर्योदय योजना जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि करोड़ों घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगा के, ठीक है, सूरज की रोशनी से बनी बिजली का उपयोग दैनिक जीवन में करना है। यह सूर्योदय की योजना, मतलब सूर्योदय योजना। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा मेंस में कि सूर्योदय योजना जो है ना, किस हद तक जो भारत अपनी ऊर्जा पे जो है फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता है ना, उसको कम करने में कैसे मदद करेगा। ठीक है, क्या क्या राह में चुनौतियां आती, चुनौती में आप लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ फैक्ट को देख लीजिए। देखिए, बंजर भूमि पे जो है ना, सोलर अगर प्लांट अगर लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा भूमि का भी यूटिलाइज होगा और हमें जो है सोलर एनर्जी में मिल पाएगा। ठीक है, चुनौती क्या है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत महंगी पड़ रही है। जो सोलर पैनल बना होता है, सोलर पैनल आपने देखा होगा ये वाला, ये सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया महंगा हो जाता है, ये बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरा क्या है, लागत को लेकर, ये भी लागत बहुत बड़ा चुनौती है। और आपको बता दें यहाँ पे राष्ट्रीय सोलर मिशन जो है, यहाँ पे देखिए 12 बजे जिक्र हो रहा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2010 को शुरू किया गया था। सूर्योदय योजना जो सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो फैक्ट हो गया यहाँ पे। COP28 जो 8 हुआ था यूएई में, तो भारत ने वहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया कि 2030 तक हम अपने ऊर्जा का 50% जो है ना, गैर जीवाश्म स्रोत से प्राप्त करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बना के पूछने वाला है इस बार बीपीएससी में आपका। फिर देखिए यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल क्या है, ये आपका साइंस टेक में पूछेगा। देखिए, फोटोवोल्टिक सेल वही है जो आपका सनलाइट को क्या करता है, विद्युत में जो है कन्वर्ट करता है, वो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा ही किया जाता है। एक योजना इसमें आया है PLI, पिछले बार बीपीएससी में पूछा था, PLI प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। ये क्या हो रहा है, जो भारत में जो सोलर पैनल देख रहे हैं ना आप, ये वाला, इसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर हम भारत में भारत के लोग इसका जो है प्रोडक्शन करेंगे, तो भारत सरकार क्या करेगी, PLI जो योजना के तहत यहाँ पे सब्सिडी प्रदान करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम की शुरुआत की गई। इसमें ऐसे उद्यमियों को सब्सिडी दी जाती है। बोलेगा कि PLI जो है किससे जुड़ा हुआ, पिछला बीपीएससी में पूछा गया है, यहाँ प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सब्सिडी दी जाता है सिर्फ घरेलू कंपनी को। याद रखिएगा, बीपीएससी में क्या लिख दिया था, विदेशी कंपनी में लिख दिया था स्टेटमेंट में, तो वो गलत हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ शेयर किया। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछता है। राजस्थान में ना सबसे बड़ा जो है ना सोलर पार्क है, याद रखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क है भादला। ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा ये। दूसरा बात करें हम लोग, कर्नाटक सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक। फिर गुजरात का मोढेरा जो गांव है ना, ये पहला ग्राम बना था, सोलर ग्राम बना था गुजरात का। फिर मध्य प्रदेश का साक्षी जो है ना, देश का पहला जो सोलर नगर बना था, नगर ग्राम, याद रखिएगा। और दमन और दीव का दीव जो है ना, देश का पहला क्या बना था, सोलर द्वीप बना था। ये तमाम फैक्ट को याद रखिए। आपको बताते चलते हैं यहाँ पे। देखिए, भारत की जो 80% जो ऊर्जा है ना, वो 3 महत्वपूर्ण ईंधनों से होता है, कोयला, तेल और ठोस। ठीक है, बायोमास। तो ये 3 से होता है, जिससे हमारा क्या होता है, फॉरेन रिजर्व जो है ना, फॉरेन रिजर्व वो घट जाता है। तो इससे क्या होता है,
वो सही नहीं है। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश में ही जो है PLI माध्यम से क्या करेंगे, सोलर पैनल को हम लोग यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, बनाएंगे और ऊर्जा की जो निर्भरता है उस पर कम करेंगे। साथ ही देख लीजिए, सोलर सेल बनाने में हमें जो है सिलिकॉन का यूज करना पड़ता है, सिलिकॉन, ठीक है। और सिलिकॉन को लेकर हमारे जो है यहाँ बहुत बड़ा जो है यहाँ पे अभाव है। ये भी कहीं ना कहीं चुनौती पैदा करता है। इस तरह से मेंस में पूछे या प्रीलिम्स से पूछे, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे जांच का दायरा। इस आर्टिकल में मेंस का है, देखिए अभी क्या विपक्ष के जो लोग हैं ना, वो केंद्रीय जांच एजेंसी पे, मतलब केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है कि केंद्रीय जो जांच एजेंसी है ना, उसका मिसयूज कर रही है, ठीक है। इलेक्शन के समय मिसयूज कर रही है और लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खतरा करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो धन शोधन जो निवारण कानून है ना, पीएमएलए वाला, तो लोगों को तब तक जमानत नहीं देगी जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए। तो ये बहुत खतरनाक कानून है, याद रखिएगा। तो इसी का जो फायदा उठा रही है केंद्र सरकार, ऐसा जो आरोप लगा रही है, कौन, विपक्ष के लोगों ने। तो यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि जो जांच एजेंसी को लेकर, जांच एजेंसियों के ऊपर ये प्रश्न उठता है कि वो सत्ता पक्ष के जो है इशारों पर काम करती है, और तो आप इस पर टिप्पणी करें। तो इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको न्यूट्रल होकर आंसर देना होगा, आपको एक्सट्रीम आंसर नहीं लिखना है कि आप पक्ष में ही पूरा पक्ष लिख दिए, विपक्ष को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि एजेंसी वगैरह क्या होती है, स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमी होती है, और उसको जांच करने का अधिकार मिला होता है स्वतः संज्ञान के माध्यम से। इस पर ऐसा आरोप लगाना कि वो केंद्र की जो है, क्या बोलते हैं, केंद्र की इशारों पर काम करती है, ऐसा नहीं है। इस तरह की बातों को लिखकर आपको खंडन करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी पता है आपको, सियासत हुआ था अभी जो है, साहित्य अकादमी अवार्ड के जो एक मेंबर थे, मलयालम भाषा के साहित्यकार अवार्ड थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उद्घाटन समारोह में ना किसी मंत्री को वहाँ पर लाया गया था, और मंत्री जो था, जो इनवाइट किया गया था, जिनको उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था, उनका साहित्य के क्षेत्र में कुछ योगदान नहीं है। उनको ये चीज़ सही नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ना, ऑटोनॉमी है, और इससे क्या होता है, गलत मैसेज आता है। तो कुल मिलाकर यही आर्टिकल था, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी जो है ना, अवार्ड जो है 24 लैंग्वेज पे दिया जाता है। हमारा 8 शेड्यूल जो है ना, 22 भाषा है हमारे संविधान में। 2 एक्स्ट्रा भाषा कौन कौन सा हो गया, एक राजस्थानी और दूसरा कौन हो गया, अंग्रेजी। कुल मिलाकर ये 24 भाषा में दिया जाता है। तो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला इस बार याद रखिएगा, क्योंकि पिछला बार जो है ना, पिछला बार पूछा था आपका भारत रत्न से पूछा था। इस बार साहित्य अकादमी से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए हमारे जो विदेश मंत्री है ना, ए जयशंकर, उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, क्योंकि जर्मनी वाला, अमेरिका वाला, ठीक है, यूएनओ वाला, ये सब जो है ना भारत के आंतरिक मामले में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने कड़े शब्दों में आपत्ति जताया है कि हमारा जो देश है ना, संप्रभुता है। ये मेंस में फ्रेम करेगा। संप्रभुता मतलब क्या होता है, ठीक है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हमारा जो देश है ना, वो आंतरिक मामले और भारतीय मामलों, मतलब बाहरी मामलों में स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। इसमें जो है बाहरी पक्ष को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे, संप्रभु जो है ना शब्द, ये हमारे संविधान में शुरू से ही था, ठीक है, शुरू से ही था। बस सेक्युलर वाला और सोशलिस्ट वाला और इंटीग्रेटिव वाला जो शब्द है ना, इसको 1942 से जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, उसके तहत जोड़ा गया था। याद रखेंगे इसको, क्योंकि केजरीवाल जो अभी गिरफ्तार हुए हैं ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, उसी पे जो है ये जो देश लोग जो है ना इंटरफेयर कर रहा है। तो भारत एक संप्रभुता देश है, और भारत इसका जो है पुरजोर विरोध कर रहा है कि अगर आप एक मर्यादा में रहकर ही जो है यहाँ पे वक्तव्य दे, ठीक है, और हमारे आंतरिक मामले से दूर ही रहे, वरना कड़ा विरोध देखने को आपको मिलेगा। फिर बात करेंगे भोजशाला को लेकर। मध्य प्रदेश में जो है ना मंदिर, यहाँ पे वाग देवी की मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे तोड़ के मस्जिद वगैरह बना दिया गया था। इसी का सर्वे किया जा रहा है यहाँ पे। आपको बता दें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया है ना, वो संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करती है, संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करती है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे चले हम लोग, आगे चलेंगे तो मुझे क्या महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको वहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है छूट ना पाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के तहत जो है ना नक्सलियों को मार गिराया। कुल मिलाकर देखिए, बीजापुर जो है ना नक्सलियों को लेकर काफ़ी जो है न्यूज़ में रहता है। तो इन तमाम जगहों पर ध्यान रखिएगा। बीजापुर में एक मिनरल्स मिलता है, कॉन्ट्रांट करके मिलता है, ठीक है, मिनरल्स मिल जाता है, जो कि बालू वगैरह का होता है, उस टाइप का होता है। तो यहाँ पे एक मिनरल्स वगैरह मिलता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा किस क्षेत्र के लिए फेमस है, किस मिनरल्स के लिए फेमस है। फिर व्यापार वाला में लोग आते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है, मध्य प्रदेश में जो है ना 100 साल पुराना जो पुल है ढह गया,
वो क्वारी नदी पर बसा हुआ था। बोला क्वारी नदी कहाँ, मध्य प्रदेश में। ये वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे पे यहाँ पर देखेंगे तो जो फैक्ट मुझे नज़र आ रहा है, देखिए अभी जो है ना, ईरान को लेकर और इजराइल को लेकर अभी जो है तनाव बढ़ रहा है। इजराइल, हम आपको बता दें, इजराइल जो है ना कौन कौन जो समूह का समर्थन करता है। हुती विद्रोही आप देख रहे हैं ना यमन में, उसका सपोर्ट यही करता है। माफी, इजराइल नहीं, ईरान। ईरान करता है। हिजबुल्लाह का भी जो है समर्थन ईरान करता है, और हमास का भी जो समर्थन कौन करता है, ईरान करता है। तो इजराइल जो है ना, ईरान का जो दूतावास है था कहाँ पे, सीरिया में, तो उसमें हमला कर दिया गया। तो उसमें कुछ जो है लोग मारे गए वहाँ से, ठीक है। तो उसी को लेकर आर्टिकल छपा हुआ है। ये मामला जो है ना बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर टू स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में सॉल्यूशन का बात करता है। ओके, पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में वेगनार समूह के बारे में पूछा था, जो रूस का जो है समर्थन करता था। रूस का जो है प्राइवेट आर्मी था वो, है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। तो हिजबुल्ला को लेकर, हुती को लेकर और हमास को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर है आपका क्या, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो है ना, तो उस पर कब्जा किसका है, इजराइल का है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजराइल देख लीजिएगा, गाजा पट्टी देख लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है ना, पूछने की पूरी संभावना है। फिर बात करेंगे मनमोहन सिंह जी। आपको पता ना 33 साल जो है अपना सेवा दिया है संसदीय रूप में, संसदीय मतलब सांसद के रूप में 33 साल उनका पूरा हो गया। अब उनका जो कार्यकाल खत्म हो जाएगा आज 3 अप्रैल को, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आर्टिकल है। अभी पता है आपको 1991 का जो एलपीजी जो नीति था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनके जो प्रधानमंत्री थे उस समय, नरसिम्हा राव जी को क्या मिला, भारत रत्न मिला। तो उसी समय जो वित्त मंत्री थे ना आपके, मनमोहन सिंह जी थे। तो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है इस बार, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है ना वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 10 साल। तो इन तमाम फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है, देखिए एएलसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी चाइना के साथ अब भारत का बीच में जो है विवाद चल रहा है, ठीक है। पूर्वी लद्दाख वाला एरिया में, गोलान घाटी वाला एरिया में बहुत जो है विवाद चल रहा है। यहाँ पे आता है बीआरओ को लेकर। बीआरओ का क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये इस बार क्वेश्चन बीआरओ से आएगा, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत हो गया, है ना। यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं जिस देश के साथ, वहाँ पर डेवलपमेंट कार्य करने का, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का कार्य जो है बीआरओ ही करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में ये बना था। ये स्टेट बीसीएस में बहुत पूछा गया है, तो आप लोग को यहाँ पे अलर्ट रहना। अल जजीरा क्या है, एक न्यूज़ चैनल है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या है, न्यूज़ चैनल है। तो इजराइल बोला कि इसको जो है बैन कर देंगे, क्योंकि ये आतंकवादी चैनल है, क्योंकि ये गलत तरीके से दुष्प्रचार कर रहा है इजराइल के बारे में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद मुझे जो है कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अगर आपको लगता है खास है तो आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपना रिएक्शन जरूर दें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।